Hello and welcome, my dear students, once again of 9th standard English medium to my class, online class of social science और हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारे ऑन गोइंग चैप्टर में। आज फोर्थ चैप्टर यानी कि नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, जिसमें आज हम ये सारे जो टॉपिक्स बाकी है इस चैप्टर में उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि चला था 1920 to 1922. Okay, and then after we are going to study about the constructive and negative aspects of non-cooperation movement, and then programs for non-cooperation movement. उसके बाद चौरी चौरा incident and withdrawal of the movement, and then we will have the importance of the movement and its effects, and then lastly we are also going to read about Swaraj Party. ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स इसमें बाकी है इस चैप्टर में, तो देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कितने टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था खिलाफत मूवमेंट, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने का हमने कोशिश किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने खिलाफत मूवमेंट के दौरान। और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बारी आती है। पेज नंबर 28 से मैं पढ़ रहा हूँ। Non-cooperation movement 1920 to 1922. It was one of the biggest movements of India, one of the biggest freedom fight against the Britishers from the Indian freedom fighters. इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड शॉर्ट नोट भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 3 से 4 मार्क का, तो उसके डिटेल्स को याद रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 28 non-cooperation movement 1920 to 1922. ठीक है, the Nagpur conference gave the approval to non-cooperation movement December 1920. अब सबसे पहले ये non-cooperation movement जो शुरू हुई तो उसके लिए मीटिंग में नागपुर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस मीटिंग में उसको सबसे पहले डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, यानी कि 1920 में उसको डिक्लेयर किया गया था। नागपुर कॉन्फ्रेंस 1920 में हुआ था, बराबर आज से 100 साल पहले की ये बात हो गई। ठीक है, नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वराज जिसको कहते हैं, इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मेन मुद्दा जो था हमारी जो मेन उस वक्त की मेन पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका ये था कि स्वराज हमें मिलना चाहिए, यानी संपूर्ण तरीके से हमारा ही राज होना चाहिए। जबकि ब्रिटिशर्स ये प्रिपेयर कर रहे थे कि रूल हमारा रहेगा और आपको स्वशासन करना है, यानी कि इंडिया के कैंडिडेट भी चुनाव में खड़े रह सकते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसमें इंडिया के कैंडिडेट चुन के भी आ सकते हैं, उसको स्वशासन कहेंगे, लेकिन बेसिकली रूल ब्रिटिशर्स का रहेगा, ऐसा वो चाहते थे। जबकि हम लोग ये चाहते थे कि संपूर्ण रूप से रूल भी हमारा हो और हमारा ही सब कुछ, यानी कि कैंडिडेट्स भी हमारे हो और स्वराज टोटल तरीके से हमारा इंडिपेंडेंस हो। आप लोग यहाँ से अपना रूल हटा दीजिए, आप हालांकि यहाँ पे रहना है तो रह सकते हैं कि लेकिन रूल हमारा होगा, ऐसी डिमांड कांग्रेस ने उस वक्त की थी। ठीक है, अब इस मूवमेंट का कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या था? कंस्ट्रक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, ऐसा दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट, इससे हमें फायदा हो ऐसी कौन सी बातें थी उसको समझेंगे। इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी स्ट्रेंथेंड। ओके, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट इसके लिए ये सोचा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो ज्यादा मजबूत हो। इंसिस्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स, दूसरा मुद्दा ये था कि जहां तक हो सके हमें स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना है, फॉरेन की चीजों को ठुकराना है, हमारे देश में बने हुई स्वदेशी चीजों को हमें अपनाना है। ठीक है, उसके अलावा रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस। स्पिनिंग व्हील्स यानी कि जिसको हम देसी लैंग्वेज में चरखा बोलते हैं, ठीक है, वो हर एक घर में होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे देश में कॉटन पहले से बहुत होता है, तो कॉटन में से धागा बनाने की जो ये एक बेसिक लेवल की स्किल है वो चरखे से आ सकती है। चरखा में थोड़ा बहुत अगर उसको सिखाया जाए किसी को भी,
ठीक है, तो वो स्पिनिंग व्हील चलाना सीख सकता है। और हर एक घर में अगर स्पिनिंग व्हील रहेगा तो कॉटन में से धागे हम लोग बना पाएंगे, और हमारी इंडियन इंडस्ट्री को अगर वो धागे हम सप्लाई करेंगे तो वो लोग उसमें से गारमेंट्स, कपड़ा वगैरह जो है वो बना पाएंगे। वो टारगेट था, तो वो भी एक कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीस इन तिलक स्वराज फंड। ओके, यानी कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ से ज्यादा रकम जमा की जाए, ताकि ये जो फ्रीडम मूवमेंट चलाई जा रही है, ठीक है, उसको उसमें जो पैसों की जरूरत पड़ती है वो फुलफिल हो पाए। तो लोग अपनी ओर से जितना हो सकता है, ठीक है, उतना अगर दान देता है, तो ऐसे पूरे देश में से ऐसा टारगेट रखा गया था कि कम से कम 1 करोड़ रुपए, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम मानी जा सकती है, उतना फंड तिलक स्वराज फंड में इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया था। और उसके अलावा कुछ सामाजिक समस्याएं थी, उसको हटाने का, उसको दूर करने का भी एक टारगेट था, जैसे कि अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। ये सारी बातों को भी, जो कि नेगेटिव चीजें थी हमारे समाज में, उसको भी कम करने का या तो हटाने का एक टारगेट रखा गया था। अब उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, वो हम पढ़ते हैं। द नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्ट ऑफ गिविंग अप गवर्निंग जॉब। ऐसे कुछ एस्पेक्ट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जहां पे हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जरिए। तो सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट है गिविंग अप ऑफ गवर्निंग जॉब। ठीक है, कि इंडिया के काफी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिस में जॉब करते थे, तो उसको छोड़ देना, जो कि एक नेगेटिव चीज है। अगर जॉब छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वो इंसान जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाता है। लेकिन फिर भी क्या, क्योंकि इस मूवमेंट का नाम ही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गवर्नमेंट को सहकार नहीं देना है, छोड़ देना है वो जॉब्स को, या तो उनको कुछ भी तरीके से हमें कोऑपरेट नहीं करना है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ देना वो भी एक सजेशन था। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते थे, ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस में, उसको भी छोड़ देना। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स, जो विधानसभा, विधान परिषद या तो पार्लियामेंट में हमारे इंडियन जो मेंबर्स थे, जो चुने गए थे, वो भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से लेजिस्लेचर का भी विरोध करना। रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, कोर्ट में अगर हमारे कर्मचारी काम करते हैं इंडिया के, ठीक है, उनको भी रिजाइन करने के लिए बोल देने का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में से भी उनको रिजाइन कर देने का। बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स, ये मुद्दा एक्चुअली आगे आ चुका है कि फॉरेन के कपड़े वपड़े जो है वो उसका, या तो फिर दूसरे आर्टिकल से उसका विरोध करना, उसको यूज करना बंद कर देना। गवर्नमेंट फंक्शंस को अटेंड करना नहीं है। टाइटल्स अगर दिए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से हमें, तो वो भी लौटा देना। ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि व्हाट आर द कंस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसके लिए ये दोनों छोटे छोटे पैराग्राफ, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, ये दोनों उसके आंसर है। आपको जरूरी लगता है तो आप वहां पे ब्रैकेट कर सकते हैं अभी। ठीक है, अब उसके बाद में एक बहुत ही अहम मुद्दा हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान उस वक्त कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई थी, उसका बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड देयर टाइटल्स केसरी हिंद एंड नाइटहुड ऑनर रिस्पेक्टिवली। महात्मा गांधी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल दिया था केसरी हिंद, फिर रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने टाइटल दिया था नाइटहुड ऑनर। ये दोनों टाइटल्स ये 2 महानुभावों ने सरेंडर कर दिए कि हमें नहीं चाहिए ये सम्मान, आपकी ओर से जो मिला है हमें वो नहीं चाहिए, ऐसे करके लौटा दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद दूसरे लीडर्स भी वही चीज को फॉलो किए।
Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. Students left English schools and colleges. विद्यार्थियों ने इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस का विरोध किया और उसको छोड़ दिया वहां से. At various places, foreign clothes were set on fire. फॉरेन से आए हुए कपड़े जो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे उनको सुलगाए गए, उनको आग लगाई गई. ठीक है, इस तरह से विरोध किया गया. When Duke of Kainar came to India, he was boycotted. Duke of Kainar यानी कि इंग्लैंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के राजा अगर इंडिया के विजिट में आए थे तो उनका विरोध किया गया. 1921 में आए थे नवंबर में. ठीक है. The ceremony of honoring the Prince of Wales was boycotted. प्रिंस ऑफ वेल्स का भी इंडिया में जो सम्मान करने जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका भी जोरदार विरोध हुआ. किसी भी इंडियन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. Such incidents created considerable national excitement. ये सारे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट विरोध वाले हुए जिसकी वजह से पूरे देश में एक एक्साइटमेंट का माहौल खड़ा हो गया. On the other hand, national schools and colleges were established. अब क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई स्कूल कॉलेजेस का विरोध कर रहे थे तो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं और जाके तो पढ़ना ही है. तो उस पर्पस के लिए इंडिया की स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की गई और काफी जगहों पे, काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, ये कुछ जगह ऐसी है. गुजरात विद्यापीठ का नाम सुना ही होगा, जो उस जमाने से आज तक वो चलती आ रही है और इवन अभी भी चल रही है. तो ऐसे इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की गई. ठीक है. ड्यू टू द विगरस प्रोपेगेंडा ऑफ स्वदेशी गुड्स, द इंपोर्ट ऑफ क्लोथ्स, फुटवेयर, लग्जूरियस आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. अब सब लोग क्योंकि बाहर से आने वाली और खास करके इंग्लैंड से आने वाली चीजों का विरोध कर रहे थे, इसलिए इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हुआ. वहां से आने वाली चीजें जो है वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई जोरदार तरीके से. शुरू में उनको नुकसान हुआ, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफी हद तक सफलता मिली. ठीक है. दिस रिएक्शन रैटल्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इससे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली हिल गई. द गवर्नमेंट वाज शॉक्ड बाय दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस इन इंग्लैंड. तो सबसे पहले आर्थिक नुकसान जो इंग्लैंड को हुआ उससे गवर्नमेंट को बहुत ही भारी झटका लगा. ठीक है. और वो लोग भी इवन उस वक्त क्लूलेस थे कि अब आगे क्या किया जाए. मोर देन 1 करोड़ रुपीज वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड. हमने आगे ये जो डिस्कस किया था कि तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, ऐसा टारगेट रखा गया था. तो टारगेट से भी ज्यादा रुपए उसमें जमा हुए. 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उसमें जमा हो गए. लोगों ने अच्छा खासा दान दिया जितना उनसे बच सकता था. ठीक है. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged predominantly. हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की जो कोशिश की थी अंग्रेजों ने, वो यहाँ पे ऐसा लगा कि फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता अभी भी दिख रही थी. ठीक है. द मोपला रिवोल्ट, एक रिवोल्ट का नाम है जो मलाबार गोवा साइड का एरिया माना जाता है, बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पीजेंट्स डिजर्व क्रिटिसिज्म. ये एक इंसिडेंट ऐसा था जिसको हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कह सकते हैं कि जहां पे हिंदू और मुस्लिम एकता नहीं दिखाई दे रही थी. हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स के बीच में संघर्ष हुआ था. ठीक है. तो ऑब्वियसली वो एक एक्सेप्शन था, एक दुखद घटना थी जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता नहीं दिखाई दी थी. अदरवाइज हर एक जगह पे हमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिचय हुआ. ठीक है. क्योंकि ये मोपला मूवमेंट था जो जिसमें हिंदू और मुस्लिम खुद लड़ झगड़ रहे थे, तो उसका अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया. ब्रिटिश आर्मी का इस्तेमाल करके इस मूवमेंट को सप्रेस किया गया. ठीक है. ऐसा हुआ था. लेकिन अदरवाइज हिंदू और मुस्लिम उस वक्त जहां तक हो सके एक रहने की कोशिश की थी. उसके बाद आगे वाले पेज नंबर 29 पे नेक्स्ट पैराग्राफ. द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उस वक्त गवर्नमेंट ने कहीं पे झुकने की तैयारी नहीं दिखाई. उन्होंने यही तैयारी दिखाई कि जहां तक हो सके इस मूवमेंट को दबा देना है. पुलिस की मदद से या तो इवन आर्मी की मदद से भी
उन्होंने बहुत सारे अत्याचार इंडियन लोगों के ऊपर किए। अनकंट्रोल्ड लाठी चार्ज, ठीक है, लोगों को डंडे से मारा जा रहा था, फायरिंग भी किए जा रहे थे। देन कलेक्टिव अरेस्ट, बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली उसको हम कलेक्टिव अरेस्ट कहते हैं। एंड देन इनह्यूमन टॉर्चर वाज मेटेड आउट, ओके, बहुत सारा टॉर्चर भी हो रहा था। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक इनटू मुस्लिम यूनिटी वर मेड, ठीक है। तो इसी मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों ने ये भी कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ा जाए, तो ये कोशिश भी उनकी चल ही रही थी। अब इसी बीच में आगे का जो इंसिडेंट आ रहा है वो है द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए कि चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, और सडनली उसके बाद गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे नहीं चलाना है, मैं इस मूवमेंट को विड्रॉ करने का घोषित करता हूं, ठीक है। तो पढ़ते हैं उसमें क्या है, चौरी चौरा मूवमेंट एंड द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। पीपल took out a rally in the चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा एक गांव का नाम है, गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वो गांव है। और वहां पे 5 फरवरी 1922 की बात है, जहां पे लोगों ने एक रैली में हिस्सा लिया था, ठीक है। द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल। अब इस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, ठीक है। बट when they rain shot of bullets, people attacked the police station and set them on fire, in which 21 policemen died. पुलिस के पास गोलियां खत्म हो गई, ठीक है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि पुलिस के पास गोलियां नहीं है, तो पुलिस वालों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया और पूरे पुलिस स्टेशन को जला डाला, और उसमें 21 पुलिस वालों की जान चली गई। हालांकि उसमें से कुछ इंडियन लोग भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से काम कर रहे थे, इसलिए लोगों ने उनके ऊपर भी अपना गुस्सा दिखाया, पुलिस स्टेशन को लिटरली जला दिया, और 21 पुलिस मैन की जान चली गई। ये हिंसक घटना थी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज, गांधी जी सेड, गांधी जी को इस घटना से बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो तो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उनको दुख हुआ और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर बाय गिविंग द टूल ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। मैंने ऐसे हाथों में, हिमालय जैसी बड़ी मैंने गलती की है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्याग्रह का हथियार देके जो सत्याग्रह का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, ऐसा गांधी जी ने स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है। उनको बहुत ही दुख हुआ है हिंसा वाली घटना से, और तुरंत उन्होंने ही सस्पेंडेड मूवमेंट इमीडिएटली, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो तुरंत उन्होंने सस्पेंड कर दी, इमीडिएटली बंद करवा दी। तो जो मूवमेंट सक्सेसफुली चल रही थी सो फार, वो ये एक इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से सडनली स्टॉप हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आखिरकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो आगे नहीं चला है। लेकिन फिर भी हमारी हिस्ट्री में, हमारे फ्रीडम फाइट की हिस्ट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का काफी महत्व है, इसलिए उससे रिलेटेड ये पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। इस मूवमेंट का क्या महत्व है और उसकी क्या असरें हैं, उसका बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड एम्स, क्योंकि सडनली इसको स्टॉप कर दिया गया था, इसलिए जो टारगेट रखे गए थे वो हम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन its negative and constructive aspects managed to generate in people the awareness of their rights. इससे इंसानों में, जो भारतीय लोग थे उसमें काफी अवेयरनेस आई, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, उनको ये पता चला कि फॉरेन रूल इंडिया में चल रहा है, जो कि नहीं चलना चाहिए, उनको खदेड़ना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अपने राइट्स के बारे में उनको पता चला,
A negative atmosphere against the government was created. गवर्नमेंट के खिलाफ एक नेगेटिव, एक नकारात्मक एटमॉस्फेयर जो है वो खड़ा हो गया और सब लोग अब गवर्नमेंट को के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे. There was a strong feeling of opposition against injustice. सबको पता चल रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो इनजस्टिस फैला रही है, तो उसके खिलाफ उन्होंने काफी विरोध किया. There was a political awareness among all the classes of India. भारत के सारे नागरिकों के खिलाफ, सारे नागरिकों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई सडन, जो पहले नहीं थी. ठीक है. द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रॉन्गर. सबको ऐसा नजर में आ रहा था कि कभी ना कभी हमें आजादी मिल सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए लड़ना जरूरी है. अगर हम लड़ाई बंद कर देंगे तो वो आजादी अपने आप हमें नहीं मिलने वाली है. द फियर ऑफ लाठी, पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड. अंग्रेज सरकार सबको इस तरह से डरा रही थी, गोलियां बरसा के, लाठियां चला के, जेलों में बंद करके, लेकिन उस बात का डर अब धीरे धीरे लोगों में दूर हो गया. पहले लोग डरते थे, लेकिन अब उनमें वो डर भी नहीं रहा. धीरे धीरे वो डर भी जाने लगा, तो ये भी एक फायदा था. The youth and the women too came forward to serve their nation, and Congress became an organization of the people. ठीक है, काफी सारे लोग, हमारी जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस में, वो जुड़ने लगे. और इवन जो यंग लोग थे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले, वो लोग भी आगे आने लगे फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए. औरतें भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी अपने घरों से बाहर निकल के. ठीक है. स्कूल्स गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगेन. हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान देने वाली, नेशनल एजुकेशन का ज्ञान देने वाली स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू हुई. हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश. लोगों में एक बीच में एक ऐसा एक माहौल पैदा हो गया था कि इंग्लिश एजुकेशन को एक्वायर करें, उसकी जगह पे हिंदी का जो है वो महत्व बढ़ने लगा. लोग हिंदी में बातचीत करने लगे, हिंदी में पढ़ाई करने लगे. The movement that was limited to cities and towns and intellectuals spread to the people and villages. जो मूवमेंट शुरुआत में सिर्फ शहरों में चल रही थी, वो छोटे छोटे शहरों में और इवन गांवों में भी चलने लगी. तो इवन गांव वाले जो अनपढ़ लोग थे, उसमें भी एक अवेयरनेस जो है वो आई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से. तो ये हम कह सकते हैं कि भले ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सडनली रुक गया, लेकिन उसके जो सारे इफेक्ट वो सभी पॉजिटिव थे. और हमें अब धीरे धीरे नजर में आने लगा कि कभी ना कभी हमें आजादी जो है वो मिल जाएगा, अगर इसी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ अगर हम लड़ते रहेंगे तो. ठीक है. अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है स्वराज पार्टी. मैं बार बार आपको कहता हूं कि इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है. उसके बाद फिर मुस्लिमों की एक मुस्लिम लीग भी आई थी 1906 में. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं. अब इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जिसका जन्म भी कांग्रेस में से ही हुआ था, और उसका नाम था स्वराज पार्टी. तो आइए हम पढ़ते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, 3 से 4 बार की आ सकती है, और ये पूरा का पूरा जो 3 से 4 पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको याद रखना है. स्वराज पार्टी किसने उसकी स्थापना की थी, किस पर्पज से वो स्थापना हुई थी, किस तरह से उसका प्रोग्रेस हुआ, किस तरह से वो वाइंड अप हो गई, वो सारी डिटेल सब यहाँ पे दी गई है. तो स्वराज पार्टी with the purpose of retaining the national awareness among people, Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru formed the Swaraj Party after the withdrawal of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया, तो कुछ लोग इस बात से नाराज थे, तो वो कांग्रेस से बाहर निकल गए और अल्टीमेटली उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था स्वराज पार्टी. और उसको स्थापित करने वाले जो थे वो चित्तरंजन दास मुंशी, जो कि बंगाल से थे, और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे. उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की. ओके. देयर पर्पस वाज टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑपोज द अनफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. उनका पर्पस ये था कि पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करके वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएं, ठीक है, और
अंग्रेज सरकार की अनफेयर पॉलिसीज का विरोध करें। ये उनका पर्पस था, मेन पर्पस था। The leaders of the Swaraj Party also adopted constructive activities of Gandhiji, like abolition of untouchability. जी गांधी जी से थोड़ा अलग जरूर हो गए थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने जो सजेस्ट किए थे उसी सिद्धांतों के ऊपर ये लोग चल रहे थे, जैसे कि सोशल इविल्स को दूर करना, मान लीजिए कि अनटचेबिलिटी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम करना, ठीक है, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, वो भी हमारा एक अहम मुद्दा था, ठीक है, लिकर प्रोहिबिशन, ठीक है, जो बाहर से लिकर वगैरह एंटर होता था इंडिया में, उसका विरोध करना, ये उनके पर्पसेस थे। फिर आगे है स्वराज पार्टी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स हेल्ड इन नवंबर 1923। तो उसकी स्थापना होने के बाद तुरंत ही इलेक्शन हुए थे 1923 में, ठीक है, 1923 में जो इलेक्शन हुए थे नवंबर के महीने में, उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड द कैंडिडेट्स ऑफ द स्वराज पार्टी वर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड गॉट क्लियर मेजॉरिटी। काफी सफलता मिली स्वराज पार्टी को, और इसके कैंडिडेट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी चुने गए, मेजॉरिटी के साथ चुने गए, ठीक है, लेकिन इट डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी इन बंगाल बट इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको नहीं मिला प्रोविंस में, बंगाल में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, क्योंकि कोई भी पार्टी सबसे पहली बार इलेक्शन लड़ती है तो ऑब्वियसली उनको मेजॉरिटी नहीं मिलना है, ठीक है, टाइम लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, लोगों के नजर में आने के लिए, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए कि ये नई पार्टी थी तो भी उनको एक अच्छा खासा एक पोजीशन प्राप्त हुआ। मोतीलाल नेहरू was elected into the central legislature as a party leader and Chittaranjan Das was elected in the Bengal province, ठीक है, as a party leader सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, वो चुने गए, और जो चित्तरंजन दास वो भी एक नई मेंबर थे, वो बंगाल प्रोविंस में वो भी चुने गए, और उनके साथ साथ दूसरे भी लीडर्स चुने गए। तो स्वराज पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली थी। स्वराज पार्टी disapproved the government budgets and proposals, resented the unjust policies of the government. Okay, like प्रोविंसेस में या तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर होने के साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट की इनजस्टिस, अनजस्ट पॉलिसीज का विरोध किया, खुलकर विरोध किया। इट कंपेल्ड गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट को उन्होंने क्लियरली कठिन शब्दों में सूचना दी कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स के सामने देखिए, ठीक है। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ स्वराज पार्टी ओनली, गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years earlier. ओके, इसके 2 साल पहले यानी कि 1920 के आसपास स्वराज पार्टी की वजह से ही एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइमन कमीशन बनाना पड़ा था। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस तरीके से स्वराज पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली, क्योंकि उसकी वजह से अंग्रेज सरकार को भी ये बात उनको ध्यान पे लेना पड़ा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने साइमन कमीशन की रचना जो है वो 2 साल पहले कर दी थी। ओके, द स्वराज पार्टी फंक्शनड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर एंड एस्टैब्लिश्ड हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। ये पार्टी बहुत ही अच्छे शिस्तबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से चल रही थी, और उन्होंने अच्छे आइडियल्स एस्टैब्लिश किए थे, अच्छे पार्लियामेंट्री पॉलिसीज उन्होंने प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश की थी। एक आइडियल पार्टी थी कह सकते हैं। It proved to the British government that Indians can rule constitutionally and democratically. उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये प्रूव किया कि जो इंडिया के लोग हैं उनको अपना देश चलाना आता है, ठीक है, ये प्रूव किया, और डेमोक्रेटिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमें रूल करना आता है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि इसमें एजुकेटेड लोग थे इस पार्टी के अंदर। द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वाज दस अट्रैक्टेड टू द स्वराज पार्टी। इस पार्टी की स्थापना होने के बाद ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड लोग इसमें जुड़ने लगे। शुरुआत से ही एजुकेटेड लोग इसमें थे इस पार्टी में, लेकिन और ज्यादा लोग जुड़ने लगे वन बाय वन। ओके,
नेशनल अवेयरनेस री-इमर्ज इन द पीपल। ओके, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम भी स्वराज पार्टी ने किया। द पार्टी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर। पार्टी ने ऐसी एक्टिविटीज की जिससे इंडिपेंडेंस जो है वो नजदीक दिखने लगा सबको। ओके, और ऑल दिस इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टी। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि स्वराज पार्टी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण पार्टी थी हमारे लिए उस वक्त। ओके, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि सडनली इस पार्टी का किस तरह से विसर्जन हो गया। With the death of चित्तरंजन दास in June 1925, the स्वराज पार्टी became weak. उनके मेन लीडर जो थे वो चित्तरंजन दास थे। उनकी मृत्यु हो गई 1925। उसके बाद ये पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई। Some members began supporting the governments. दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि उनके लीडर्स के जो मेन लीडर था उनकी डेथ होने के बाद कुछ मेंबर्स इवन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, तो उससे भी वो वीक बन गई। While others established a new party named the National Party. कुछ नए मेंबर्स, क्योंकि थोड़ा सा विरोधाभास का एटमॉस्फेयर हुआ था, ठीक है, मत मतांतर होने लगे थे, इसलिए इसी पार्टी के कुछ मेंबर्स में नई एक पार्टी जिसको नेशनल पार्टी कहते थे उस वक्त, उसकी स्थापना की। तो इस तरह से द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज पार्टी रिड्यूस्ड। जो शुरुआत में उन्होंने जो अपना इज्जत बनाई थी, प्रेस्टीज बनाया था, वो कम हो गई अनफॉर्चुनेटली। इन द 1927 इलेक्शन ऑल द मेंबर्स लॉस्ट टेरिबली एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस। मद्रास को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स स्वराज पार्टी के हार गए 1926 के इलेक्शन में। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रॉन्गली। जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, बंगाल के दोनों थे ये, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने खुद इस पार्टी का विरोध किया क्योंकि अब ये पार्टी कंसिस्टेंट नहीं रह रही थी। उसके काफी मेंबर्स उसके खिलाफ जा रहे थे, कुछ मेंबर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ दे रहे थे, कुछ मेंबर्स अलग से पार्टी की रचना कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे कारणों की वजह से बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी उसका विरोध किया। तो ये पार्टी अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के बाद खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके साथ हमारा लेसन भी खत्म हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन, चैप्टर नंबर 4। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बाद में बता सकते हो, लेकिन बहुत इजी लेसन है इसको समझना। ठीक है, 2-3 बार उसका रीडिंग जरूर कीजिएगा अपने स्पेयर टाइम में, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है आपकी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। ठीक है, और पीरियोडिकली आप उसको चेक करवाते रहिएगा ताकि आपका काम कंप्लीट हो पाए और आप उसमें से प्रिपरेशन भी कर पाए। ओके, लेसन इज ओवर। रिलेटेड एक्सरसाइज आपको करना है कैंप पब्लिकेशन या तो नवनीत पब्लिकेशन में से, या तो फिर ओशन पब्लिकेशन का रेफरेंस बुक भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों अगर रेफरेंस बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो उसके आंसर सीधे आपको टेक्स्ट बुक में से भी मिल सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू फाइंड द आंसर्स, एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, इट्स नॉट लाइक समथिंग इज फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो थोड़ा सा एफर्ट्स आप जरूर कीजिएगा टेक्स्ट बुक में से आंसर फाइंड आउट करने की, अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है तो। एंड इन केस इफ यू हैव द रेफरेंस बुक, यू आर फ्री टू यूज देम एंड राइट द आंसर्स legibly in your notebooks. Okay, so that's all for this lecture. The lesson is over. In the next lecture we will start the new chapter from civics. Thank you very much for your time. That's all for now. Bye bye.